उसके जहन पर छाई हुई धुंध इस दर्द की तेज लहर से गायब हो गई और उसके साथ ही वो हैरत की शिद्दत से बेख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि उसने अपने आप को एक कुर्सी पर रस्सी से बंधे हुए पाया। उसे इस अंदाज में बांधा गया था कि वो मामूली सी हरकत भी न कर सकता था। उसने दाएं बाएं गर्दन घुमाकर देखा तो बेख्तियार उसके होंठ भींच गए। उसके साथ ही एक कुर्सी पर इजाबेला बंदी बैठी थी, जबकि दूसरी तरफ फोर्ड बेहोशी के आलम में बंधा बैठा था। ये फोर्ड तो बाहर था, ये कैसे अंदर आ गया? जैकर ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके साथ ही उसने अपने जिस्म पर बंधी हुई रस्सी को खोलने की कोशिश शुरू कर दी, क्योंकि कमरे में उनके अलावा और कोई आदमी न था। ये बेहोश क्यों नहीं हुए? गैस तो बेहद सूद असर और तेज थी। वो फाटक के पास मौजूद चौकीदार तो बेहोश था, फिर ये क्यों बेहोश नहीं हुए? जैकर मुसलसल बड़बड़ा रहा था। उसे अभी तक रस्सी की गांठ न मिली थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। तुम्हें होश आ गया? गुड। उस आदमी ने जैकर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा और सामने मौजूद कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठ गया। फिर इससे पहले कि जैकर कोई जवाब देता, कमरे का दरवाजा एक बार फिर खुला और एक और आदमी अंदर दाखिल हुआ और वो भी पहले आदमी के साथ कुर्सी पर बैठ गया। सफदर, क्या पोजीशन है? पहले आदमी ने दूसरे से मुखातिब होकर पूछा। सब ओके है इमरान साहब, कैप्टन शकील चेक कर रहा है, दूसरे ने जवाब देते हुए कहा। तो जैकर ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खात्मे का एक सुनहरी मौका मिला था, लेकिन उसने वो मौका जाया कर दिया। तुम्हारा क्या नाम है? इमरान ने जैकर से मुखातिब होकर कहा। मेरा नाम जैकर है। लेकिन तुम इस गैस के फायर होने के बावजूद बेहोश क्यों नहीं हुए? जैकर ने वो बात पूछ ही ली जो उसके जहन में बुरी तरह अटकी हुई थी। इसमें हैरत की क्या बात है? हमें मालूम था कि तुम पहले अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर करोगे, फिर अंदर आकर हमें बेहोशी के आलम में उठाकर ले जाओगे या बेहोशी के आलम में ही गोलियां मार दोगे। हम खुद भी ऐसा ही करते हैं। चुनांचे हमने बेहोशी से बचाने वाली गोलियां मेडिकल स्टोर से खरीद कर खा ली, जबकि कोठी के चौकीदार स्टांजा ने ये गोलियां न खाई थी, इसलिए वो बेहोश हो गया। लेकिन हम बेहोश होने से बच गए। फिर हमें तुम्हारी आमद का इल्म उस वक्त हुआ जब तुम असला लिए हमारे सरों पर पहुंच गए। ये और बात है कि एक बार फिर हमारी बचत हो गई कि तुम हमें बेहोश पड़ा समझकर दनाते हुए आए और हमें संभलने का मौका मिल गया, जिसके नतीजे में हमारे 2 साथी मामूली जख्मी हुए हैं, जबकि तुम्हारे सारे साथी मारे जा चुके हैं, सिवाय इस फोर्ड और इस लड़की के। फोर्ड बाहर था, उसने तुम्हें सेल फोन पर कॉल किया, वो कॉल मैंने अटेंड की और फोर्ड को भी अंदर बुला लिया, जिसके नतीजे में ये यहाँ मौजूद है। इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा और जैकर इमरान की बताई हुई तफसील सुनकर दिल ही दिल में उसकी खुशकिस्मती का कायल हो गया। तुम्हारा ताल्लुक हार्ट एजेंसी से है या ब्लैक एजेंसी से? इमरान ने कहा। मेरा ताल्लुक ब्लैक एजेंसी से है। मैं स्पेशल ग्रुप का चीफ हूँ, जिस तरह ये सियाफाम डेविड जो सुपर सेक्शन का चीफ था और ब्लैक एजेंसी के हेडक्वार्टर की तबाही में मारा गया है। हार्ट एजेंसी का सुपर एजेंट बाटले और उसके साथी पाकिस्तान में मारे गए। फिर यहाँ भी हार्ट एजेंसी नाकाम रही, इसलिए हुकूमत ने इसका खात्मा कर दिया। अभी हार्ट एजेंसी खत्म हुई ही थी कि ब्लैक एजेंसी पर कयामत टूट पड़ी, उसका हेडक्वार्टर तबाह हो गया, चीफ और डेविड मारे गए। फिर स्पेशल ग्रुप को सामने लाया गया और अब स्पेशल ग्रुप भी बंधा हुआ तुम्हारे सामने बैठा है। जैगर ने हारे हुए जुआरी के लहजे में कहा, जो आखिरी बाजी भी हार चुका है। ये सब क्या है? ये क्या मतलब? उसी लम्हे साइड पर बैठी हुई इजाबेला ने होश में आते हुए कहा, इजाबेला, हम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के कब्जे में आ गए हैं। ये सामने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का मारूफ तरीन एजेंट इमरान बैठा हुआ है। ये लोग बेहोश नहीं हुए थे क्योंकि इन्होंने पहले ही हिफाजती इकदामात के तौर पर बेहोशी से बचने वाली गोलियां खा रखी थी। मेरे, तुम्हारे और फोर्ड के अलावा बाकी सब साथी हलाक हो गए हैं। जैगर ने इजाबेला को तफसील बताते हुए कहा, सुनो, तुम दोनों का ताल्लुक ब्लैक एजेंसी से है और तुम दोनों उसके सरकर्दा एजेंट हो। अगर तुम मुझे बता दो कि सहरा काबी में डिफेंस वॉर सिस्टम तक बगैर किसी चेकिंग के कैसे पहुंचा जा सकता है, तो मैं तुम तीनों को जिंदा छोड़ दूंगा, वरना तुम्हें बहरहाल मरना पड़ेगा, क्योंकि तुमने हमें हलाक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। हम कभी सहरा गाबी में गए ही नहीं, क्योंकि ब्लैक एजेंसी का सहरा गाबी से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा, जैकर ने कहा। जैकर सच कह रहा है, हमने कभी सहरा गाबी जाने के बारे में सोचा तक नहीं। ओह हाँ, फोर्ड वहाँ 2 साल रह चुका है, फिर वहाँ से उसे ब्लैक एजेंसी में ट्रांसफर कर दिया गया था। इजाबेला ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान साहब, आप किस चक्कर में पड़ गए हैं? वो बूढ़े साइंसदान वाली लाइन ज्यादा बेहतर है। इमरान के साथ बैठे सफदर ने कहा, वो बूढ़ा पूरी तरह होश में नहीं है, इसलिए कुछ भी हो सकता है, गलत भी और सही भी, और अगर गलत हुआ तो हमारी पूरी टीम खत्म हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल सही रास्ते का इंतखाब किया जाए। इमरान ने कहा तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। सफदर, इस फोर्ड को होश में ले आओ। इमरान ने कहा तो सफदर उठकर फोर्ड की तरफ बढ़ गया। उसने फोर्ड के उकब में खड़े होकर दोनों हाथों से उसकी नाक और मुंह बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद
फोर्ड के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे तो सफदर ने हाथ हटाए और वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। जैकर इस दौरान मुसलसल ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह रस्सी खोल ले, लेकिन बावजूद भरपूर कोशिश के वो रस्सी की गांठ खोलने में कामयाब न हो सका था। तुम्हारी हर कोशिश नाकाम रहेगी जैकर। ये गांठ अफ्रीका के एक कबीले लाइमा ने इजाद की है और इस गांठ को सिवाय लाइमा बरदार के और कोई खोल नहीं सकता। हमने भी लाइमा गांठ लगाने और खोलने की 1.5 साल तक ट्रेनिंग ली है और फिर हम इस काबिल हुए हैं कि लाइमा गांठ लगा और खोल सके। अचानक इमरान ने जैकर से मुखातिब होकर कहा, तुम हो तो एक पसमानदा मुल्क के लोग, लेकिन हर मामले में हमसे आगे क्यों? मेरी समझ में ये बात आज तक नहीं आई। जैकर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। बस यही फर्क है कि तुम हमें पसमानदा जानकर इंतहाई अनाड़ी समझते हो, हालांकि ऐसा नहीं है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो जैकर ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। उसी लम्हे फोर्ड ने कराहते हुए आंखें खोल दी और लाशौरी तौर पर झटके से उठकर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन कुर्सी पर रस्सी से बंधा होने की वजह से सिर्फ झटका खाकर रह गया। बॉस जैकर, इजाबेला, ओ ये सब क्या है? फोर्ड ने दाएं बाएं देखते हुए खुद कलामी के अंदाज में कहा, तुम इजाबेला को पसंद करते हो फोर्ड? इमरान ने कहा तो जैकर बेख्तियार उछल पड़ा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे इमरान ने उसके सर पर कुल्हाड़ा मार दिया हो, क्योंकि ये बात आज तक जैकर ने भी नोट न की थी। हाँ, फोर्ड ने जवाब दिया और जैकर के जहन में बेख्तियार एक खौफनाक धमाका हुआ। उसे ये तस्वर भी न था कि फोर्ड उसके और इजाबेला के सामने ये जवाब देगा। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो फोर्ड? जैकर ने यकलक हलक के बल चीखते हुए कहा, किसी को पसंद करना कोई जुर्म तो नहीं है बॉस। फोर्ड ने जैकर की तरफ देखते हुए मुंह बनाकर कहा, फोर्ड तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। इजाबेला ने गुर्राते हुए लहजे में कहा, कम से कम तुम तो ये बात न करो। बॉस जैकर कहता है तो कहता रहे। मैंने भी आज इसलिए जुबान खोली है कि मुझे मालूम है कि हमारा आखिरी वक्त आ गया है। अभी ये लोग हमें गोलियों से उड़ा देंगे। इन हालात में अपनी चाहत का इकरार जरूर कर लेना चाहिए। फोर्ड ने कहा, फोर्ड क्या तुम पागल हो गए हो? ये कोई मौका है ऐसी बातें करने का, खामोश रहो। इजाबेला ने गुस्सीले और चीखते हुए लहजे में कहा। फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, इमरान का एक साथी कमरे में दाखिल हुआ। इमरान साहब आपका फोन है, उस आदमी ने कहा तो इमरान उठ खड़ा हुआ। सफदर तुम इनका ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। इमरान ने अपने साथी सफदर से कहा और तेज तेज कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। उसका वो साथी जिसने यहाँ आकर इत्तला दी थी वो भी उसके पीछे वापस चला गया। अब सिर्फ सफदर अकेला उस कमरे में रह गया था। ये जैकर के लिए अच्छा मौका था, लेकिन न जाने रस्सी को कौन सी गांठ लगाई गई थी जो वाकई उससे किसी भी तरह न खुल पा रही थी। इसलिए वो होंठ भींचे खामोश बैठा हुआ था। किसका फोन है कैप्टन शकील? इमरान ने कमरे से बाहर आने के बाद पीछे आते हुए कैप्टन शकील से कहा, जिसने आकर उसे फोन की इत्तला दी थी। चीफ का, कैप्टन शकील ने जवाब देते हुए कहा। चीफ को क्या जरूरत पड़ गई फोन करने की? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो कैप्टन शकील ने कोई जवाब न दिया। चंद लम्हों बाद इमरान उस कमरे में दाखिल हुआ जहां उसके सब साथी मौजूद थे, जिनमें जूलिया और तनवीर भी शामिल थे। उनकी बैंडेज हो गई थी और जख्मों की नौयत ऐसी थी कि सिर्फ बैंडेज ही काफी थे। उन्हें किसी अस्पताल में दाखिल कराने की जरूरत न थी। इमरान जूलिया के साथ खाली पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। उसके साथ ही मेज पर फोन सेट रखा हुआ था। क्या चीफ की कॉल आएगी या हमें कॉल करनी होगी? इमरान ने पूछा। चीफ ने कहा है तुम सर सुल्तान को बराह रास्त कॉल कर लो। जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। सर सुल्तान मिशन के दौरान कहां से टपक पड़े? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। चीफ को इस कोठी का कैसे पता चला? जूलिया ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा तो सब बेख्तियार चौंक पड़े। ग्रेट लैंड के फॉरेन एजेंट के जरिए ये रिहाइश का बुक कराई गई है। इमरान ने इंक्वायरी के बटन प्रेस करते हुए कहा तो सबने अजबात में सर हिला दिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। यहाँ से पाकिस्तान का राब्ता नंबर और साथ ही पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का राब्ता नंबर भी बता दे। इमरान ने कहा होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। इमरान जानता था कि वो कंप्यूटर से चेक करके नंबर बताएगी। क्या आप लाइन पर हैं? कुछ देर बाद इंक्वायरी ऑपरेटर की आवाज सुनाई दी। लाइन पर नहीं, कुर्सी पर बैठा हूँ। इमरान ने जवाब दिया तो सिवाय जूलिया और तनवीर के बाकी सबके चेहरों पर मुस्कुराहट उभर आई। तनवीर ने बुरा सा मुंह बना लिया था, जबकि जूलिया के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए थे। नंबर नोट करे, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर दोनों नंबर बता दिए गए तो इमरान ने उसका शुक्रिया अदा करके क्रिडल दबाया और फिर वो जूलिया की तरफ मुतवज्जे हो गया। जूलिया, ग्रेट लैंड और पाकिस्तान में वक्त का कितना फर्क है? वहाँ इस वक्त कहीं रात तो नहीं होगी? इमरान ने कहा। नहीं, वहाँ पाकिस्तान में दोपहर का वक्त होगा। जूलिया ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा। पता तो मुझे भी था, लेकिन मैंने सोचा कंफर्म कर लो। इमरान ने कहा। इमरान साहब, क्या वाकई आप कंफर्म करना चाहते थे या मिस जूलिया के गुस्से से बचने के लिए आपने उनसे पूछा?
सालिया ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। सालिहा, तुम खामोश नहीं रह सकती। जूलिया ने सालिया को घूरते हुए कहा तो सालिया बेख्तियार मुस्कुराकर खामोश हो गई। कंफर्म होने का लतीफा सुनाऊं। एक जमींदार घोड़े पर सवार होकर घर से निकला तो बैरूनी दरवाजे पर खड़े चौकीदार के पास घोड़ा रोककर उससे पूछा कि वो बताए कि जमींदार किस पर सवार है। चौकीदार ने बताया कि वो घोड़े पर सवार है तो जमींदार ने कहा कि ये तो उसे भी मालूम था, लेकिन उसने सोचा कंफर्म होना चाहिए। इमरान ने लतीफा सुनाते हुए कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। इमरान इस दौरान नंबर प्रेस करता रहा। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। पीए टू सेक्रेटरी खारजा। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से सर सुल्तान के पीए की आवाज सुनाई दी। यकीनन उसे मालूम हो गया होगा कि कॉल ग्रेट लैंड से की जा रही है। अली इमरान, एमएससी डीएससी ऑक्सन, असदहान खुद ग्रेट लैंड के शहर ब्रिस्टल से बोल रहा हूँ। मौका मिलते ही इमरान की जुबान रवा हो गई। यस सर, मैं बात कराता हूँ। सर आपकी कॉल की शिद्दत से मुंतजिर है। दूसरी तरफ से सर सुल्तान के पीए ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, हेलो, सुल्तान बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की गंभीर आवाज सुनाई दी। खाली सुल्तान नहीं, सर सुल्तान कहा करे, वरना ऐसा महसूस होता है कि आप बगैर सर के बात कर रहे हैं। इमरान ने कहा तो जूलिया ने बेख्तियार होंठ भींच लिए, जबकि तनवीर के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए थे। अलबत्ता सालिया और कैप्टन शकील के लबों पर मुस्कुराहट थी। संजीदगी का मुजाहरा करो इमरान, हम बहुत अहम मामले पर बात करने जा रहे हैं। सर सुल्तान ने कदरे तरश लहजे में कहा। संजीदगी का मुजाहरा बुढ़ापे में खुद ब खुद जाहिर होना शुरू हो जाता है जनाब। वैसे आप हुक्म कीजिए, बंदा क्या खिदमत कर सकता है। इमरान भला कहाँ आसानी से बाज आने वालों में से था। इमरान, ग्रेटलैंड के ऑनरेबल सफीर इस वक्त मेरे ऑफिस में मौजूद हैं और मेरी ग्रेटलैंड के चीफ सेक्रेटरी सर हार्डी से भी तफसीली बात हो चुकी है। उन्हें खदशा है कि तुम ग्रेटलैंड के मरकजी डिफेंस वॉर सिस्टम को तबाह करने के मिशन पर हो। क्या वाकई ऐसा ही है? सर सुल्तान ने कहा। यस सर, उनका खदशा दुरुस्त है। उन्होंने पाकिस्तान के डिफेंस वॉर सिस्टम में बुनियादी किरदार अदा करने वाले सुपर हॉक मिसाइल जो पाकिस्तान की पारस लेबोरेटरी में तैयार किए जा रहे थे की तबाही के लिए ग्रेटलैंड की सरकारी हार्ड एजेंसी के सुपर एजेंट भिजवाए, जिनका खात्मा कर दिया गया। और जवाब में हमने हार्ड एजेंसी के साथ साथ ब्लैक एजेंसी को उसके हेडक्वार्टर समेत तबाह कर दिया। और अब हमने डिफेंस वॉर सिस्टम तक पहुंचने के लिए तमाम मालूमात हासिल कर ली हैं। अब किसी भी वक्त इस सिस्टम का खात्मा किया जा सकता है। इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। हुकूमत ग्रेटलैंड ने पारस लेबोरेटरी के खिलाफ काम करने पर बाकायदा मौजरत का इजहार किया है। उनके बकौल ऐसा किसी गलतफहमी की वजह से हुआ। उन्होंने दरख्वास्त की है कि डिफेंस वॉर सिस्टम के खिलाफ काम न किया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के साथ चंद ऐसे मुआहदे करने की ऑफर की है जिससे पाकिस्तान और उसके करोड़ों अवाम को बहुत फायदा पहुंचेगा। और साथ ही चीफ सेक्रेटरी ग्रेटलैंड ने, जो मेरे साथी दोस्त भी है, हुकूमत ग्रेटलैंड की तरफ से पारस लेबोरेटरी के खिलाफ कार्रवाई करने पर तहरीरी माफी भी तलब की है। मैंने इस सिलसिले में सदर मुमलिकत और प्राइम मिनिस्टर साहब से तफसीली बात की है। उन्होंने मुआहदों की तौसीक का हुक्म दिया है और ग्रेटलैंड के डिफेंस वॉर सिस्टम के खिलाफ काम करने से मना किया है। इसलिए तुमने जो कुछ किया है वो काफी है, तुम अब वापस आ जाओ। सर सुल्तान ने मुसलसल बोलते हुए कहा। सॉरी सर सुल्तान, इमरान जो कदम उठाए फिर वो वापस नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का मिशन है कि ग्रेटलैंड के इस डिफेंस वॉर सिस्टम को तबाह करना है और हम ये मिशन अधूरा नहीं छोड़ सकते। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में दो टूक अल्फाज में सर सुल्तान को इनकार करते हुए कहा तो उसके सारे साथियों के चेहरों पर हैरत के तासुरात उभर आए। तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे इस मिशन की तकमील से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? उल्टा जो पहले मुआहदे हैं वो भी मंसूख कर दिए जाएंगे। सर सुल्तान के लहजे में गुस्सा उभर आया था। यही बात आप ग्रेटलैंड के चीफ सेक्रेटरी से पूछे कि पारस लेबोरेटरी को तबाह करने से उन्हें क्या फायदा होना था। सर सुल्तान, मैं अदब से अर्ज कर रहा हूँ कि ग्रेटलैंड और काफिरिस्तान में खुफिया गठजोड़ है और ग्रेटलैंड ने काफिरिस्तान के मफादात के पेश नजर पारस लेबोरेटरी को तबाह करने की कोशिश की थी और आइंदा भी करता रहेगा। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ये बात तुम्हारे सोचने की नहीं है, इसके लिए हम मौजूद हैं। जो कहा जा रहा है वो करो। सर सुल्तान ने कहा। सॉरी सर सुल्तान, एक बार फिर सॉरी, हम मिशन अधूरा नहीं छोड़ सकते। इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये तुमने क्या किया? तुम्हें किस बात की जिद है? जब तुम्हें सर सुल्तान जैसे मुखलिस आदमी ऐसा करने से रोक रहे हैं तो तुम क्यों इनकार कर रहे हो? और सुनो, फोन उठाओ, सर सुल्तान से अपने रवैये की माफी मांगो। जूलिया ने फट पड़ने वाले अंदाज में कहा और फिर तकरीबन तमाम साथी इमरान को समझाने में मसरूफ हो गए, लेकिन इमरान अपनी बात पर बजिद था। इस बहस में न जाने कितना वक्त गुजर गया, लेकिन सर सुल्तान की कॉल न आई, जबकि इमरान सबको चैलेंज किए बैठा था कि सर सुल्तान खुद उसे फोन करेंगे। फिर काफी देर बाद अचानक फोन की घंटी बज उठी तो इमरान के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट रेंगने लगी, जैसे सबको कह रहा हो कि
कि देखा मेरी बात सच हुई, और फिर उसने रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया और लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस, इमरान ने कहा, साहब मैं सुलेमान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से सुलेमान की मखसूस आवाज सुनाई दी तो इमरान के साथ साथ बाकी साथी भी उछल पड़े। सबके चेहरों पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। सुलेमान, तुम खैरियत? ये नंबर कहाँ से लिया और क्यों फोन किया है यहाँ? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। सर सुल्तान ने आपके बारे में अम्मा भी से शिकवा किया तो उन्हें जलाल आ गया। उन्होंने हुक्म दिया है कि फ्लैट का सारा सामान कोठी मुंतकिल किया जाए और अब आप उनकी जेर सरपरस्ती वहीं कोठी में ही रहेंगे। मुझे फोन करके उन्होंने यही हुक्म दिया है। वो सख्त नाराज है। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि वो आपसे बात कर ले, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया है। कोठी के मुलाजिमीन और लोडर्स के साथ ट्रक यहाँ भिजवा दिया है ताकि सामान मुंतकिल करके फ्लैट खाली कर दिया जाए। मैंने बड़ी मुश्किल से उन लोगों को रोका है और सर सुल्तान से आपका मौजूदा नंबर लेकर कॉल कर रहा हूँ। मेरे किचन के तमाम कीमती बर्तन तो टूटेंगे सो टूटेंगे, लेकिन आपकी लाइब्रेरी का क्या होगा? सुलेमान ने रो देने वाले लहजे में कहा। ओ वेरी बैड, तुम उन लोगों को रोको, मैं सर सुल्तान से बात करता हूँ, इमरान ने तेज लहजे में कहा और क्रीडल दबाकर टोन आने पर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। पीए टू सेक्रेटरी खारजा। राब्ता होते ही सर सुल्तान के पीए की आवाज सुनाई दी। सर सुल्तान से बात कराओ जल्दी, इमरान ने तेज लहजे में कहा। हेलो। चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की गंभीर आवाज सुनाई दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीर फकीर बेतफसीर अली इमरान एमएससी डीएससी ऑक्सन बारगाह सुल्तानी में अर्ज करता है कि आपके ग्रेटलैंड के चीफ सेक्रेटरी को तसल्ली दे दे कि उनका डिफेंस वॉर सिस्टम महफूज रहेगा। मैं बाज आया ऐसे मिशन से जो अभी शुरू भी नहीं हुआ और मेरा सामान मेरे फ्लैट से उठवाकर वापस कोठी पहुंचा दिया जाए और अली इमरान पर कटे कबूतर की तरह पड़पड़ाता रह जाए। इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट रेंगने लगी। तुम मुझे अब इतना तंग करने लग गए हो कि मुझे सिवाय इसके और कोई रास्ता नजर नहीं आता कि या तो मैं खुदकुशी कर लूं या इस्तीफा देकर घर जा बैठूं। इसलिए आखिरी पत्ते के तौर पर मैंने तुम्हारी अम्मा भी को फोन करके अपनी परेशानी से आगाह कर दिया था, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हें काबू करने की आखिरी चाबी भाभी के पास है। अलबत्ता तुम्हारे इनकार के बावजूद मैंने चीफ सेक्रेटरी ऑफ ग्रेटलैंड और उनके मोहतरम सफीर साहब को कंफर्म कर दिया था कि उनका सिस्टम महफूज रहेगा। दूसरी तरफ से सर सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा, ओके, अलबत्ता आखिरी गुजारिश के तौर पर अर्ज है कि बराए मेहरबानी अपने आखिरी पत्ते को फोन करके कह दीजिए कि वो मेरा सामान फ्लैट से कोठी मुंतकिल करने के अहकामात वापस ले ले। मेरी बल्कि मेरे बाप सर अब्दुल रहमान की भी तौबा जो आइंदा आपसे लाड प्यार करूं। इमरान ने कहा, ये अच्छा लाड प्यार है, मेरी जान निकाल दी थी तुमने। बहरहाल मैं भाभी को फोन करके कह देता हूँ, तुम बेफिक्र रहो। सर सुल्तान ने इस बार मुस्कुराते हुए लहजे में कहा तो इमरान ने रिसीवर क्रीडल पर रखकर इतना तवील सांस लिया जैसे पूरे जिस्म में ऑक्सीजन भर रहा हो और उसके इस अंदाज पर सब बेख्तियार हंस पड़े। खत्म शुद्ध।